सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है जो हम लोग पढ़ रहे थे आपका फर्स्ट चैप्टर, उसके रिगार्डिंग जो आपको फंडामेंटल दे दिया गया था। ठीक है, अब हर एक टॉपिक जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब डिस्कशन। लेट्स गो। ये जो 1.1 है इसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है आपको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसे शॉर्ट में EDA कहा जाता है। शॉर्ट में क्या कहते हैं? EDA, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये एक्सरसाइज 1.1 में इसका इंट्रोडक्शन होगा, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, वो सब वहां पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 1.2, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का क्या फंडामेंटल थ्योरम है और ये सब से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। यहाँ तक आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना है, क्या रिलेशन है, कैसे क्या होगा, ये सब एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है उसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर क्या करना है? प्रूफ करना है। जैसे कि क्लास 9 में आप क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़े थे नंबर लाइन में। क्या पढ़े थे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ भी क्या पढ़ना है? इसको कैसे आप ये प्रूफ करोगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है दैट इज लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। वो क्या है? रिवर्सिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कैसे रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें और क्या उसके पीछे रीजन होता है, क्या डिनोमिनेटर होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें पढ़ना है। ठीक, तो इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, वो तो आपका फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन उसे जानने से पहले जो उसका बेस होता है ना, वो जानना जरूरी है। दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? कहता है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर है ना, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। चलिए मार्क करते हैं कुछ पॉइंट। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a एंड b है ना, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है? q and r such that a equals to bq plus r है ना, a equals to bq plus r and where r should be greater than equal to 0 and less than b है ना, and a should be greater than equal to b। चलिए सर आपने क्या इंग्लिश में बोला है, क्या इंग्लिश मस्त इंग्लिश बोला है, लेकिन क्या बोले सर इसको समझेंगे। तो देखिए इसमें हर एक एक वर्ड को समझेंगे। ये क्या है? ये आपको बस बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या थ्योरी है, चीजों को समझना जरूरी है। तो ये तो बस आपको बता दिया गया। ठीक है, अब समझने की बात है। एक एक चीज को समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। देखिए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला बात कि आपको जो लेमा में पढ़ना है वो कभी भी कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है? पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? इंटीजर तो सब कोई जानता है ना, इसीलिए आपको बेसिक क्लास और फंडामेंटल क्लास आपको दिया गया था। अब आपको समझ में आ रहा हो क्या यूज है इसका? आपको इंटीजर पढ़ा गया फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन मतलब क्या? क्लास 10 का जो 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन आप देखिए, आपको इंटीजर, डेसिमल, रैशनल नंबर सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इसीलिए पढ़ा गया क्योंकि अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? जो +1 +2 +3 डॉट 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 डॉट, ये सबके सब क्या है? सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है। सबके सब क्या है बाबू? सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है। और जो बच्चा क्लास यहाँ से देख रहा है ना, मुझे पता है क्लास 10 का स्टार्टिंग यहीं से, लेकिन आप लोग यहाँ से नहीं देखिएगा। शुरू में जो वीडियो अपलोड किया गया है इसके पहले 6 या 7 पार्ट है, वहां से देखिएगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये सबका सब क्या है बाबू? तो ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है। सबके सब क्या है बाबू? पॉजिटिव इंटीजर है। तो सर हमारा ये बात तो क्लियर हो गया कि हमको दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब कोई ना कोई यहाँ का बात चल रहा है, यहाँ से कोई ना कोई दो ऐसे a और b होंगे है ना, यहाँ से बात चल रहा है। हाँ ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है? चीजों को समझते हैं। यूनिक नंबर क्या होता है पहले आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक, तो
क्या कर रहे थे हम कि यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये यूनिक नंबर क्या होता है इस बात को समझना जरूरी है। तो देखिए यूनिक नंबर क्या होता है। होता क्या है कि अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 5 से 15 और बच गया, है ना, ऐसा आप करोगे। अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं, बोल दो, ये तो बचपन का चीज है ना, सबको पता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू 3 into 5 plus 2, ये सबको देखा हुआ है। दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अरे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बचपन का पढ़ा हुआ चीज है। तो हुआ क्या, ये यूनिक नंबर का मतलब ये हुआ कि 17 जो नंबर है, हाँ, लेट्स से कोई नंबर है 17 जो n है मान लेते हैं, तो उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस जब 3 और 5 आएगा, 3 और 5 मतलब 3 से जब डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन 5 आएगा, तो ये फिक्स है कि यहाँ पे 2 ही आएगा। ये क्या फिक्स है कि यहाँ पे 2 ही आएगा। दैट मींस अगर हम ये फिक्स कर लें कि 17 है जिसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ 5 आ रहा है, तो ये फिक्स है कि यहाँ 2 आएगा। मतलब 3 और 17 फिक्स है, 3 और 17 फिक्स है, डिवाइजर और डिविडेंड, तो ये दोनों भी फिक्स हैं। यूनिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक का मतलब है जो फिक्स है ना, यूनिक। ये सब कहते हैं क्लास में क्या यूनिक लड़का है, यूनिक लड़का मतलब क्या, वही है ना, वही है, और कोई तो नहीं हो सकता ना उसकी जगह पे, है ना। मतलब कोई लड़का का पढ़ने में तेज है तो क्या कहते हैं क्लास का यूनिक लड़का है, पढ़ाई के मतलब फील्ड में बात कर रहा हूँ, मतलब क्या फिक्स है कि वही होगा और किसी और का बात नहीं चल रहा है। वैसे ये यूनिक किसका बात कर रहा है, क्यू और आर का, और क्यू और आर क्या है ये बात हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पर ये देखिए यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यूनिक नंबर होता क्या है। यूनिक नंबर जो फिक्स है, अगर ये 3 होगा, ये 17 होगा, तो ये 5 और 2 ही होगा। अगर ये 3 है डिवाइजर और 17 आपका डिविडेंड है, तो ये फिक्स है कि ये 5 होगा, ये फिक्स है कि 2 होगा, दैट मींस यूनिक होगा, हाँ बस। तो हमारा यूनिक क्लियर हो गया, हमारा पॉजिटिव क्लियर हो गया। अब आते हैं a इक्वल्स टू bq प्लस r, है क्या। तो देखिए जो डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, सबको पता है, अरे सबको पता है, बोल दो, है ना। तो 17 इज इक्वल टू 3 into 5 plus 2 लिख सकते हैं ना, 17 को 3 into 5 plus 2, दैट इज 3 क्या था, है ना, आपका डिवाइजर था, 5 क्या था, क्वोशिएंट था। आपको पता नहीं इसे डिवाइजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशिएंट और इसे रिमाइंडर कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सब बेसिक चीज, ठीक। अब आगे देखिएगा, तो जो डिविडेंड है ना उसको a कहा गया, डिविडेंड क्या कहा गया, a माना गया ना। डिविडेंड क्या है, वो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, सबके सब वेरिएबल है, तो सबको कुछ अलग अलग नाम से इंडिकेट करना पड़ेगा, सेम नाम से तो इंडिकेट कर नहीं सकते हैं ना। तो जो लेमा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसने डिविडेंड को a माना, डिवाइजर को b माना, क्वोशिएंट को q और रिमाइंडर को r माना। तो यहां से क्या है, a इक्वल्स टू bq प्लस r, क्या है, a इक्वल्स टू bq प्लस r, दैट मींस a इक्वल टू b into q, दैट is bq प्लस r है। तो यही जो आया आपका, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था। दैट मींस जो a होगा, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ये जो आया वो कहां से आया, यही से आया, बेसिक फंडामेंट से आया। इसमें a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, याद रखना चाहिए। a एक आपका डिविडेंड है, b क्या आपका डिवाइजर है, q क्या है क्वोशिएंट और r क्या है रिमाइंडर। हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा, रिलेशन क्या किया है कि a जो है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए b के, मतलब b से हमेशा a बड़ा होगा और बराबर हो सकता है। चीजों को समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट पहले से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए समझते हैं, बड़ा और बराबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो 17 लिए थे वहां तो a बड़ा था, है ना, और 3 छोटा था ना। अरे 3 और 17 था ना, नहीं तो क्या हुआ, 17 बड़ा हुआ ना। तो पहला तो केस क्लियर हो गया ना, क्या कर रहा था, a जो है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए था। ये कौन है, ये a है और ये b है ना। तो a तो बड़ा हो गया, तो पहला तो केस क्लियर। यहाँ से कितना केस आएगा, यहाँ से 2 केस आएगा, या तो a बड़ा होगा या तो a बराबर होगा। ये ना 2 केस आएगा यहाँ से। बराबर बराबर क्या मतलब होता है, या तो बड़ा नहीं तो बराबर। तो बड़ा वाला केस हम लोग देख चुके हैं, अब बराबर वाला केस देखते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूं 15 को 15 से डिवाइड करना है ना, हाँ 15 को 15 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, तो 15 1 15, रिमाइंडर 0। अरे है कि नहीं, बोल दो, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 15
इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 0 आया कि नहीं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो केस आपका बन रहा है ये इक्वल वाला केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है? इक्वल वाला। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो डिविडेंड है वो डिवाइडर के इक्वल है। आप जब पोलिनोमियल पढ़ोगे तो 2.3 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे इसी टाइप का लॉजिक लगेगा कि जहाँ डिग्री को बराबर मानिए क्वेश्चन का कभी रिमाइंडर के साथ, ठीक है, कभी पोलिनोमियल का डिग्री को मानिए क्वेश्चन के साथ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या हुआ कि दोनों का क्या हुआ, दोनों बराबर। तो ये बड़ा और बराबर का केस क्लियर हो गया कि बिल्कुल सही बात है, जो डिविडेंड है वो बड़ा हो सकता है डिवाइडेड से या फिर उसके बराबर हो सकता है। दोनों केस आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों केस लगेगा, बड़ा और बराबर दोनों केस लगेगा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ये VBI है, VBI है, चीजों को समझते हैं। देखिए मैं बोलता हूं 3 डिवाइड बाई 4, सॉरी 4 डिवाइड बाई 3, सॉरी फॉर दैट, 4 डिवाइड बाई 3, है ना। 4 को 3 से डिवाइड करना, आप क्या बोलोगे? 3 1 3 रिमाइंडर 1, है। मैं बोलता हूँ 5 को डिवाइड करना है, क्या बोल रहा हूँ? 5 को डिवाइड करना है, 3 1 3 रिमाइंडर 2, है कि नहीं? है कि नहीं? बोल दो, बिल्कुल सही सर। अब मैं बोल रहा हूँ 3 को 6 से डिवाइड करना है, 3 2 6 रिमाइंडर 0, बोल दो, इसको 0 लिख दो। हाँ, मैं बोलता हूँ 7 को डिवाइड करना है 3 से, 3 2 6 रिमाइंडर होगा। मैं बोलता हूँ 8 को डिवाइड करना है 3 से, 3 2 6 रिमाइंडर 2। मैं बोलता हूँ 9 को डिवाइड करना है 3 से, रिमाइंडर 0। हाँ, बोल दो, बोल दो, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। हम लोग इस थ्योरम का एक एक पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, बस यही बचा हुआ है। पहले ये क्या लिखा हुआ चीज को समझते हैं। देखिए ये कहना चाहते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा हो सकता है। b क्या था? ये b क्या था? b क्या था बाबू? अभी आपको बताया गया था। a क्या था? a आपका डिविडेंड था, b डिवाइजर था, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर, लिख लीजिएगा। तो b आपका डिवाइजर है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। मतलब इतना छोटा जो एक्सप्रेशन अगर सामने रखा हुआ है ये कहना चाहता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है पर डिवाइजर से छोटा होगा। तो देखते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, देखते हैं। देखिए ये सब इसीलिए प्रैक्टिकली आपको बताया गया। देखिए जब हम 3 को 4 से डिवाइड किए, 4 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आपका 1 आया है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 2 आया है, यहाँ रिमाइंडर 1 आया है, यहाँ 0 आया, यहाँ 2 आया और 0 आया। क्या किसी भी केस में 1 2 0 0 1 2 के अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता? देखो क्यों नहीं आ सकता। अगर यहाँ रिमाइंडर 3 होता, सपोज करें यहाँ पे 3 आता तो क्या होता बाबू? फिर ये कट जाता और रिमाइंडर 0 हो जाता है ना। फिर क्या होता? फिर ये एक बार और जाता और ये कट के 0 हो जाता, हो जाता कि नहीं होता? तो ये तो फिक्स हो गया कि 3 नहीं आ सकता है ना। 4 अगर आता है यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ 4, तो अगर यहाँ 4 बचता तो फिर कट के यहाँ तो 1 ही आता, 3 हो जाता, 3 हो जाता, फिर 1 हो जाता। अगर यहाँ पे 5 बचता तो फिर ये कट के यहाँ पे क्या 2 ही बचता। और जैसे 6 होगा, जैसे क्या होगा 6 होगा, ये पूरी तरह से कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मींस रिमाइंडर जो होगा वो 0 1 2 ही हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। प्रैक्टिकली आप करके देखिए, बहुत सारे नंबर आपको आपके सामने रखा हुआ है। लेट्स से मैं ये बताना चाहता हूँ कोई नंबर n है ना, कोई नंबर n है ना, कोई नंबर n है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ तो 5 कभी नहीं बच सकता रिमाइंडर के फॉर्म में। रिमाइंडर क्या होता है पहले बताओ, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर वो चीज होता है जो डिवाइजर से छोटा हो, डिवाइजर से नहीं बड़ा हो सकता है और नहीं बराबर हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो फिर कटेगा और बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, क्या रिमाइंडर। अगर यहाँ 5 अगर आता, सपोज कि यहाँ 5 आ रहा है
तो रिमाइंडर थोड़ा ही हुआ, फिर 5 में से 5 जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अरे है कि नहीं, बोल दो। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई नंबर n है उसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आने का जो पॉसिबिलिटी है ना, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। अगर ये नंबर n को चेंज करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। पहला तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है ना। मतलब ये n जो नंबर है इसको आप चेंज करना स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पे चेंज किए हैं 4 5 6 7 8 9, यही ना n था, यही ना n था जी। तो n को हम चेंज करना स्टार्ट किए, क्या किए हैं, चेंज करना स्टार्ट किए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा n चेंज हो रहा है, डिवाइजर कांस्टेंट है ना, डिवाइजर कांस्टेंट है, आपका n चेंज हो रहा है 4 5 6 7 8 9, लेकिन हर परिस्थिति में रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। हर केस में 0 1 2 ही आएगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर n को, तो रिमाइंडर जो है उसका पॉसिबिलिटी क्या है, अगर n को चेंज करेंगे तो या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। 0 1 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है ना। वैसे ही अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा, ये रफली लिखा हुआ है, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे करके लिख सकते हैं ना। अब चीजों को समझना जरूरी है, दो चीज यहाँ एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करते हैं, ठीक है। ओके, एनालाइज करते हैं। मैं अभी n एक नंबर मानता हूं जिसे मैं 4 से डिवाइड करता हूं, है ना। तो आप क्या पढ़े हो कि जो रिमाइंडर होगा उसका पॉसिबिलिटी कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से। तो 0 1 2 3 4 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि अगर यहाँ 4 बचेगा तो फिर 4 बन जाए 4, फिर कट के रिमाइंडर 0 होगा, है ना। इससे क्या पता चल रहा है बाबू, इससे क्या पता चल रहा है, इससे दो चीज पता चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पता चल रहा है कि ऑलवेज जितना जो संख्या होगा, रिमाइंडर का जो संख्या होगा, शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द डिवाइजर। कितना संख्या है जी, 1 2 3 4, टोटल कितना संख्या है, टोटल रिमाइंडर कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो पहला तो केस ये बन रहा है, यहाँ से पहला तो एनालाइज ये हो रहा है कि ऑलवेज जितना रिमाइंडर आएगा किसी नंबर को, कोई किसी नंबर को किसी डिवाइजर से डिवाइड करके, वो हमेशा डिवाइजर के इक्वल होगा। क्या, उसका संख्या। क्या बाबू, उसका संख्या। यहाँ पे 4 डिवाइजर है और रिमाइंडर भी जो बन रहा है वो 4 ही बन रहा है, 4 केसेस में बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 केसेस में। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी रिमाइंडर आने का वो 4 है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कोई नंबर लेके, लिखो possibility of remainder is equal to divisor, है ना। दैट मीन्स ये POS करके डॉट किए, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ REM करके लिखें तो रिमाइंडर, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर, है ना। मतलब कितना आपका रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी है वो आपके डिवाइजर के बराबर होगा। देखो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी आया है, 4 आया है, और आपका डिवाइजर कितना है, 4 है कि नहीं। तो पहला तो पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये बना, क्या बना कि जो रिमाइंडर का जो पॉसिबिलिटी होगा वो ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर होगा, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बना, दूसरा क्या चीज बन रहा है एनालाइज करने में, दूसरा ये बन रहा है क्या कि जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होगा। स्मॉलेस्ट रिमाइंडर किसी भी केस में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और ग्रेटेस्ट रिमाइंडर, जो सबसे बड़ा रिमाइंडर जो होता है, ग्रेटेस्ट, GRE लिख दिया, ग्रेटेस्ट, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डिवाइजर -1 होगा। हमेशा क्या होगा बाबू, डिवाइजर -1। यानी जो रिमाइंडर होगा, R का रिमाइंडर, है ना, उसका सबसे जो बड़ा वैल्यू हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी आएगा उसमें सबसे बड़ा जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, तो जो ग्रेटेस्ट रिमाइंडर, GR ग्रेटेस्ट रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर, D फॉर डिवाइजर -1 होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कोई नंबर n है उसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, कोई नंबर n है उसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, एक कम,
एक कम दैट इज 3। सबसे बड़ा जो रिमाइंडर होगा वो 3 आ सकता है, और जो सबसे छोटा रिमाइंडर होगा वो 0 आ सकता है। सर रिमाइंडर नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है ना, वो आपके लेवल में नहीं है, वो कैट्स वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आपको नहीं पढ़ना, आपको हमेशा क्या पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर आप लेकर चलो तो केस आपका नेगेटिव रिमाइंडर का रेयरली नहीं आता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है समझाया था, थोड़ा समझाते हैं। अगर मान लो चलो मैं कहता हूँ कि 3 है, उसको मैं उल्टा बात कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा दैट इज -1 है ना। क्या करेंगे, 4 1 जो 4, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, -1 आएगा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का केस है ना, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो नहीं पढ़ना है तो क्या बात करना है इसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां से एनालाइज करके इस पॉइंट से है ना, r should be greater than equal to 0 and less than b। यहां से एनालाइज करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि जो नंबर ऑफ रिमाइंडर होता है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर के इक्वल होता है। सबसे बड़ा जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइजर से एक कम होता है। अब आप एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूं कोई n एक नंबर है, ध्यान सुनिएगा, कोई n एक नंबर है, मैं बोल रहा हूं इसे मैं 10 से डिवाइड करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है। दो चीज का आंसर दीजिए आप। पहले बताइए कि कितना रिमाइंडर हो सकता है, टोटल रिमाइंडर कितना पॉसिबल है, टोटल रिमाइंडर कितना पॉसिबल है। आप सीधे बोलोगे सर 10 है तो 10 पॉसिबल है। टोटल पॉसिबल रिमाइंडर कितना है, 10 है। आपसे पूछेंगे कि जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर ऐसा, स्मॉलेस्ट रिमाइंडर जो है वो क्या हो सकता है जी, स्मॉलेस्ट रिमाइंडर क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर 0। मैं आपसे पूछूंगा ग्रेटेस्ट रिमाइंडर क्या हो सकता है, सबसे बड़ा जो रिमाइंडर जी है ना, क्या हो सकता है। आप बोलो किससे डिवाइड कर रहे हैं सर, 10 से, तो 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो चीजों को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप एक दो क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा घुमा सकते हैं। क्या घुमा सकता है, बोलेगा कि लेट से n एक नंबर है, n एक नंबर है, उससे y को एक डिवाइजर है, y का एक डिवाइजर है, उसे y से डिवाइड कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं बाबू, y से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, y से डिवाइड कर रहे हैं, और जो ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल रिमाइंडर आ रहा है ना, वो आपका 9 आ रहा है ना। क्या ग्रेटेस्ट रिमाइंडर जो आ रहा है वो 9 आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट रिमाइंडर 9 आ रहा है। तो अगर वो n जो है, ध्यान सुनिएगा, अगर जो n है उसकी जगह पे 15 पुट करेंगे, n = 15 होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, n = जब 15 होगा तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा रिमाइंडर आ रहा है, जो सबसे बड़ा रिमाइंडर आ रहा है वो 9 है। कोई एक नंबर है n, उसको y से डिवाइड किया गया है। किससे डिवाइड किया गया, y से डिवाइड किया गया है। तो जो ग्रेटेस्ट रिमाइंडर, y क्या है, डिवाइजर है, n क्या है, डिविडेंड। तो जो डिवाइजर है y और जो डिविडेंड है n, तो जब डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया गया तो जो सबसे बड़ा रिमाइंडर है वो 9 आया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर n की जगह 15 होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से एक कम होता है, डिवाइजर से एक कम होता है। दैट मींस ग्रेटेस्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर माइनस 1 होता है ना। अरे होता है, ये y डिवाइजर है ना। अगर मुझे यहां से डिवाइजर निकालना है तो -1 इधर क्या होगा, +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। डिवाइजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट रिमाइंडर +1 हो जाएगा। यहाँ ग्रेटेस्ट रिमाइंडर क्या है, 9 है, तो 9 + 1
यानी जो डिवाइजर हमारा था वो 10 था, मतलब जो डिवाइजर था वो क्या था 10 था। अब आपसे क्या पूछेगा कि ये आपका तो डिवाइजर मिल गया और आपको डिविडेंड मिल गया, अब रिमाइंडर बता दो। 10 से मुझे 15 को डिवाइड करना है, तो 10 1 10 रिमाइंडर का भी, ये आपका रिमाइंडर है। देखो इतना छोटा सा एक यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ था, उससे दो तरह डिफरेंट टाइप का आपको एनालाइज करके कंसेप्ट निकला और उससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंट समझ तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकते हैं, कैट वगैरह में आने वाला। इस नंबर को कहता है कि इसका स्क्वायर होता है, इस केस में क्या रिमाइंडर आता है ना, यहाँ से चाइनीज साइक्लिसिटी थ्योरम आ सकता है, तो बहुत सारा चीजें जो आ सकता है, पर वो सब चीज आपको नहीं पढ़ना है ना। तो इसमें इस लेवल का हम उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां तक आपको पढ़ना है वहीं तक बता दिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, पहले इस पे 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।